तो फिर चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम ऑफिशियल में। तो आज हम प्रस्तावना का बचा हुआ पार्ट को कवर कर लेते हैं। और इससे पहले मैं बता दूं, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने भारत की अनुसूचियाँ, उसके बाद उसके भी पहले मैंने देखा संविधान का वर्गीकरण, फिर लोकतंत्र, उसके पहले संविधान के मूलभूत तत्वों को हमने देखा था। तो इन सभी चीज़ों को मैंने एक विस्तृत लेवल पर डिस्क्राइब किया था, इसका वर्णन किया था, बताया था हमने आपको। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। और यार दोस्तों, लाइक कर दिया करिए, उसके बाद अपना विचार कमेंट में ज़रूर दिया करिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। आपके मन में जो भी विचार आता है वो कमेंट हमें कर सकते हैं, उस चीज़ का रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे आपको। और दोस्तों चलिए तो शुरू करते हैं प्रस्तावना जो छूटा हुआ है सब कुछ। तो हमने कल क्या क्या देख लिया था प्रस्तावना में हमने कल ऐतिहासिक वर्णन देखा था, उसके बाद भारतीय राज्य का स्वरूप देख लिया था। उसमें 2 टॉपिक छूटा था कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, और एक टॉपिक क्या छूटा था कि क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है, क्या संशोधन हो सकता है प्रस्तावना में, ये टॉपिक छूटा था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। प्रस्तावना हमने क्या देखा था, प्रस्तावना को एक डायग्राम के तहत हम लोगों ने समझा था क्या कि इसका ऐतिहासिक वर्णन क्या है। ऐतिहासिक वर्णन के तहत हमने देखा था कि जो प्रस्तावना सबसे पहले किस देश में शामिल किया गया, भारत में कहाँ से लिया गया है, उसका विचार कहाँ से प्रभावित हुआ, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इन सभी चीज़ों को हमने विस्तृत लेवल पर देख लिया है। उसके बाद आता है भारतीय राज्य का स्वरूप हमने देखा, भारतीय राज्य का स्वरूप हमने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद 2 टॉपिक और छूटा है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है। इसके बाद एक टॉपिक और छूटता है कि क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, दिख रहा है इधर, हाँ, संशोधन हो सकता है। तो हमने ऐतिहासिक वर्णन और भारतीय राज्य का स्वरूप समझ लिया था, इसको विस्तृत रूप से हम लोगों ने समझा था। बचा क्या है, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है और क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है। ये 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इन 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हमने कल प्रस्तावना की परिभाषा बताई थी। क्या बताया था मैंने कि प्रस्तावना में किसी देश की महत्वपूर्ण बातें और विशेष उद्देश्य शामिल होते हैं, विशेष उद्देश्य को शामिल किया गया होता है प्रस्तावना में। ठीक है, तो हमारे देश का जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में हमारे देश का जो उद्देश्य है, जो विशेष उद्देश्य है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो क्या है, हम लोग उस चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए कि भारतीय संविधान के महत्व, ठीक है, या फिर विशेष उद्देश्य। हेडिंग डाल लीजिए संविधान के उद्देश्य। संविधान के उद्देश्य, तो संविधान के उद्देश्य क्या क्या है पहले सुन लीजिए। संविधान का पहला उद्देश्य है कि सभी नागरिकों को, जो भारत के जितने भी नागरिक हैं, उन सबको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाए। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या है कि सभी को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान किया जाए, मतलब ये सब अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या है कि जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है, गरिमा होती है, अवसर की समानता होती है, इस चीज़ को प्रदान करना। चौथा उद्देश्य क्या है, चौथा उद्देश्य है कि जो हमारा देश है भारत की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने वाले जितने भी कारक हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सुनिश्चित करने वाली जितने भी चीज़ें हैं, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। भारत का संविधान के उद्देश्य, पहला उद्देश्य क्या है,
भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रदान करना। राजनीतिक न्याय प्रदान करना, ठीक है दोस्तों। दूसरा उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना, ठीक है। ये हो गया दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य क्या है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। तीसरा उद्देश्य है कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करना। सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करना। चौथा उद्देश्य क्या है दोस्तों? चौथा उद्देश्य है कि भारत की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाले कारकों को बढ़ावा देना। ये चार हो गए हमारे भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्य। ये चार उद्देश्य हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, इसको ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे संविधान को समझने के लिए कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है क्या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो इसको समझ लीजिए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, इसके बारे में दो केस आते हैं, ठीक है। एक केस आता है 1960 में इनरी बेरूबारी केस, ठीक है, और दूसरा केस आता है 1973 में केशवानंद भारतीवाद, ठीक है। तो इनरी बेरूबारी वाला जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग नहीं है, उसको संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया था तब इस बात पर भी विचार किया गया था कि जो प्रस्तावना है, क्या जो सरकारें हैं, प्रस्तावना सरकार की शक्ति का स्रोत हो सकता है या नहीं हो सकता है। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया तभी कि प्रस्तावना जो है किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है, ठीक है। फिर आता है 1973 केशवानंद भारतीवाद। तो केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्णय को पलटते हुए कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। उन्होंने प्रस्तावना अपने पूर्व वाले निर्णय को पलट करके कहा कि केशवानंद भारतीवाद में कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, ठीक है, संविधान का अंग मान लिया। तो वर्तमान स्थिति क्या है कि वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, लेकिन किसी भी प्रकार का शक्ति का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं है, तो इसको लिख लेते हैं। इसके बारे में दो केस आते हैं, कौन कौन से? इनरी बेरूबारी 1960 में, और दूसरा केशवानंद भारती 1973 में, ठीक है। तो ये इनरू बेरूबारी वाला जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको लिख लेते हैं। दिख रहा है, हाँ।
सुप्रीम कोर्ट ने इनरी बेरुबारी केस में कहा कि इनरी बेरुबारी 1960 केस में अपना फैसला सुनाया कि अपना निर्णय या फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही क्या विचार किया गया था उसको लिख लीजिए। इसके साथ ही यह विचार किया गया कि क्या प्रस्तावना सरकार की शक्ति का स्रोत है? क्या प्रस्तावना सरकार की शक्ति का स्रोत है? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि प्रस्तावना किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है, शक्ति का स्रोत नहीं है। ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। अब आता है केस की केशवानंद भारती 1973। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट फैसला अपना सुनाता है उसको लिख लेते हैं। 1973 केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को पलटते हुए निर्णय सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, लग रहा है थोड़ा स्याही कम है, थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं। एक सेकेंड। तो अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, लेकिन किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। वर्तमान स्थिति यही है। तो लिख लीजिए, वर्तमान स्थिति यह है कि प्रस्तावना संविधान का अंग तो है,
परंतु किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। परंतु किसी भी प्रकार की शक्ति का स्रोत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं, देखते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसको देख लेते हैं हम लोग। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो प्रस्तावना में देखिए दोस्तों कि संशोधन हो सकता है। ठीक है, प्रस्तावना में एक बारी संशोधन हो चुका है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 शब्द प्रस्तावना में हमारे जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो क्या प्रस्तावना संविधान संशोधन हो सकता है? हाँ, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। संशोधन हो सकता है। अभी तक सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है। प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। ठीक है, ये हो गया कि प्रस्तावना संविधान संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हो सकता है, एक बार संशोधन भी हो चुका है। तो कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब? 1976 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था उसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं। लिख लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया। 3 शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, वो 3 शब्द कौन कौन से उसको लिख लेते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा अखंडता। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 शब्द संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था। इसको हमने बताया था प्रस्तावना में, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए कि प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। अधिनियमित व आत्मर्पित किया गया है। अर्थात इसका मतलब है कि इसको स्वीकार किया गया है 26 जनवरी 1949 के दिन। ठीक है,
इसमें विक्रम संवत का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो क्या है उसको देख लेते हैं। विक्रम संवत क्या है? मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इसको अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये समाप्त हुआ हमारा प्रस्तावना। यह प्रस्तावना का पार्ट 2 था। लगभग 20 मिनट का हो गया वीडियो, 20-24 मिनट का हो गया है। तो चलिए ठीक है, बस करते इतने पे इसको रोकते हैं। और यार अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ठीक है। लाइक करेंगे तो हमारा भी उत्साह बना रहेगा, हम भी दोगुनी उत्साह से आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोगों को बताएंगे सभी चीज़ें, और भी ज़्यादा विस्तृत लेवल पर बताने का मन करेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।